मित्रों नमस्कार। अगली कविता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कविता लेकर मैं अब आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा और इसे सुदामा प्रसाद पांडेय, उपनाम इनका धूमिल है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। धूमिल उनका उपनाम है और धूमिल मेरे बहुत लोकप्रिय मेरे बहुत प्रिय ऐसे कवि है, क्योंकि ये विद्रोही कवि थे। ये रेलवे में काम करते थे, लेकिन इनका जो दिमाग था, ये इनकी जो सोच थी, वो राष्ट्रीय सोच थी। बहुत बड़ा कवि। ऐसे कवि युगों युगों के बाद जन्म लेते हैं। उनकी बहुत सारी कवि, संसद से सड़क तक नाम का एक काव्य संग्रह था जो हमें पढ़ाई में था, जबरदस्त। वो कहते हैं कि अगर जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली कर रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। भगवान भगवान करना और दलाली करना, इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा कहने वाला ये कवि। और एक उनकी एक पंक्ति मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। उन्हें कहा था, मेरे देश की संसद वो तेल की घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी। मतलब कोई सच्चाई नहीं है यहाँ पर। आधे पागल बैठे हैं, आधे ठीक ठाक लोग बैठे हैं। और इस तरह से ये देश जो है वह संसद चला रही है, जिस संसद में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने ये प्रौढ़ शिक्षा जो कविता है, जो हमारे पढ़ाई में है, वो लिखी है। देखिए, हम उस कविता को क्योंकि बहुत बड़ी कविता है ना, हम उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा कविता मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं, काले तख्ते पर सफेद खड़ियां से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं काले तख्ते पर सफेद खड़ियां से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है। कवि कह रहे हैं कि उस ब्लैक बोर्ड पर मैं सफेद खड़ू से लिख रहा हूं और आपके मुख से जैसे अंधेरी गली से कोई आवाज आ रही है ना, वैसे आप निकालते हो, अंधी गुफा की द्वार की तरह खुल जाता है। यह भविष्य है, यानी शब्द की दुनिया में आने की सहमति। यह भविष्य है, यानी शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। देखो कितना जबरदस्त लिखा। जब भी मनुष्य पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, वो अपना उत्तम भविष्य बना लेता है। क्योंकि प्राचीन कई कालों से, कई युगों से जो है शिक्षा हम लोगों को नहीं मिली थी। और प्रौढ़ शिक्षा तो आज भी ये हमारे देश के लिए कलंक की बात है कि कई पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग हैं आज कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। और प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन जो चला था हमारे देश में, वो जो लोग स्कूल में गए ही नहीं, उन प्रौढ़ लोगों के लिए, मतलब 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, उन लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता था कि कोई उन्हें मूर्ख ना बनाए। अगर वो कहीं गांव जा रहे हैं तो कम से कम बस पर लिखी हुई तख्ती जो है, वो जो पार्टी है, वो कम से कम वो पढ़ सके। इसलिए उनको लिखाने का, पढ़ाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश में चला था, प्रौढ़ शिक्षा। उसके लिए धूमिल जी कह रहे हैं कि आपने आ कर दिया, अंधी गुफा की तरह आ कर दिया। इसका अर्थ यह है कि आपने जो पीछे आपने कभी मुंह खोला नहीं था, सारे अन्याय आप लोग सहते गए, सभी अनाचार आपने सहन किया, सारा भ्रष्टाचार आपने सहन किया। अब आने वाले युग में आपने आ कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि आप क्या कर रहे हो, अभी जंग के लिए तैयार हो रहे हो, आप ज्ञान के लिए तैयार हो रहे हो। और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है। किसका भविष्य बनेगा? प्रौढ़ शिक्षा में कौन पढ़ते हैं? वो प्रौढ़ लोग कि जिन्होंने लगातार अत्याचार अनाचार सहन किया हुआ है, और जब वो साहूकारों द्वारा लुटा जाता है, महाजनों द्वारा लुटा जाता है, पंडितों द्वारा लुटा जाता है, तो वो इसलिए लुटा जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पंडित कहता है कि वेदों में ये कहा है,
आपको गाय दान देनी पड़ेगी। इसकी उपजीविका का एकमात्र साधन गाय है, वो दे देता है ना, प्रेमचंद ने लिखा है गोदान में। या सदगति में भी आपने देखा होगा कि पंडित द्वारा किस तरह से अत्याचार हमले होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कि साहूकारों द्वारा कितना अत्याचार होता है, पूरा हमारा हिंदी साहित्य इतिहास आप उठाकर देख लो। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे कई कथाएं, कई उपन्यास और कई कविताएं ऐसी मिल जाएंगी जिनमें अत्याचार अनाचार इसलिए किए गए हमारे समाज पर क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए वो कहते हैं कि जब वो पीड़ित होते थे, अत्याचार से पीड़ित होते थे, तो उनके पास क्या रास्ता था? 10 रुपए देते थे और 10,000 लिख लेते थे। तो जिंदगी भर वो कर्ज जो है, वह साहूकारों का कर्जा जो है वो नहीं उतरता था, और उसका ब्याज भी इसको गिनना नहीं आता था कि कितने हुए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बहुत सुंदर लिखा है कि 10 रुपए लिखते थे और वो हमारे सामने बोलते थे कि भाई 2% ब्याज था तो 10 दूने 40। अब 10 दुए 20 होते हैं, ये किसे पता होगा? जो पढ़ा लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या, 10 दुए 40, देख भाई 40 रुपए हो गए। वो कहता था ठीक है मालिक, 40 रुपए तो 40 रुपए। और फिर जो ये कर्जा बढ़ जाता था तो किसान को, गरीब को क्या करना होता था? आत्महत्या ही करनी होती थी, जो आप रोज देख रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में आए दिन किसान आत्महत्या करता है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसके कारण हमारे पेट भरते हैं। वो रोज आत्महत्या करता है और हमारे देश में किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि किसानों के बारे में कोई सोचे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कूप है। कूप मतलब कुआं, अंधा कूप, अंधा कुआं। शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से अन्याय अत्याचार जो है वो इस तरह से, इस कदर उसके दिल में बैठ गए कि उसे लगता है कि पंडित जो बोलेगा वही सत्य है, साहूकार जो बोलेगा वही सत्य है, महाजन जो बोलेगा वही सत्य है। उस पर अत्याचार करने वाले सभी लोग उसे अच्छे लगते हैं और वो अपने आप को हमेशा बुरा समझता है। और ऐसे लोगों के लिए क्या है, ये प्रौढ़ शिक्षा या शिक्षण जो है ये बहुत बड़ा काम करने वाली है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलते हैं, जो किताबों के बीच बीच में जानवर सा चुप है, यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। वाह वाह, क्या बढ़िया, जबरदस्त लिख रहे। क्या लिख रहे वो? जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलते हैं। अब खोया हुआ साहस जो है वो टूट गया और वो क्या कर रहा है, पशुओं की पूंछ के नीचे देख रहा है कि उसका साहस हुआ पशुओं के पूंछ के नीचे से थोड़ी आएगा। साहस आपको शिक्षा दिलाएगा। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप नवाब बनेंगे, तब आपको आत्मविश्वास जगेगा, तब आपको कोई लूट ना सकेगा। तो वो कह रहे हैं कि पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। धूमिल ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है भाई वो अनपढ़ लोग है ना, उन पर अत्याचार हो रहा है, तुम पढ़े लिखों ने क्या किया? बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ लिख कर जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, युवक वो घूम रहे हैं। तो ऐसे ही क्यों घूम रहे हो भाई? आपके गांव में जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको पढ़ाओ लिखाओ। लोगों अपने गांव के स्वातंत्र को, अपने गांव के अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार को बंद करो। गांव की ग्राम पंचायत में जाके उस ग्राम सेवक से पूछो हमारे गांव के लिए आपने क्या क्या योजना दी है। गांव के सरपंच को प्रश्न पूछो। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है, यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाते हैं तो कहते हैं कि कल तक उसके लिए वो मवेशी खाना था, आज उसके लिए पंचायत भवन बन गया है। इतना सारा बदलाव जो है वो एक शिक्षा से आता है।
आगे वो कह रहे हैं, लालटेन की लो जरा और तेज करो। लालटेन कंदील है ना, हमारे यहाँ कंदील बोलते हैं उसे। तो लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो, है ना। लालटेन को तेज करो और यहाँ कीला जो ठोका हुआ है पेड़ पर, वहाँ पे उसको लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर यह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कोई शिक्षक प्रौढ़ शिक्षा लेने के लिए गया है, गांव में बिजली नहीं है, इसलिए उसने क्या किया है, लालटेन का जो बत्ती है उसे तेज किया है और पेड़ पर खूंटी पे टांग दिया है, और वहीं पे ब्लैक बोर्ड उसने लगाया है। और वो अब लोगों से कह रहा है कि कल हमने क्या, जैसे मैं भी जब आपके क्लास में आता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई कल हमने ये देखा था, क्योंकि कल जो हुआ था, जैसे तो वो कह रहे, जैसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कल क्या हुआ ये बताए बगैर आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना, क्योंकि आगे नहीं बढ़ जाता। भूतकाल ही हमारे भविष्य काल, भूतकाल में ही हमारे भविष्य काल के बीज होते हैं, यह कहना चाह रहे हैं कवि। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। बहुत खतरनाक, उनके जो शब्द है वो बहुत खतरनाक होते हैं धूमिल के। वो कह रहे हैं, कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, समाज को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए तुम जब नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। जब तक आप अंगूठे बादर हो, जब तक आप शिक्षित नहीं हो, जब तक आप साक्षर नहीं हो, या जब तक आप निरक्षर हो, आप अंगूठा लगा देते हो कहीं भी बिना पढ़े, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता, तो तब क्या होता है कि तुम्हारी इंसानियत मर जाती है। तुम्हारे अंदर का इंसान जो है वो बेचारा लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन एक अंगूठा लगा देने से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम हो जाती है, वो आपको तकलीफ में दे देती है। इसलिए वो कह रहा है कि उस दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। भाषा ही नहीं समझती तो भाषा उसके लिए मरी हुई है। तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। इतने सीधे साधे थे कि आपको जो भी कहा जाए 2 और 2 4, बस इतनी अक्ल थी, बाकी का कुछ नहीं था। मगर चालाक सुराजिए आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। मगर चालाक सुराजिए, सुराजिए मतलब स्वराज्य के लिए जिन्होंने काम किया, या स्वराज्य आने पर जिनको सत्ता मिली, वो आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। देश स्वतंत्र होगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस तरह की बातें हमारी स्वतंत्रता के पूर्व कही गई थी। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद जिन्होंने कहा था ये सब कुछ मिलेगा, वो तो समझ लो मर गए, लेकिन उनके जो वंशज थे उन्होंने अपने गलत इरादे से हमारे देश को कुछ नहीं होने दिया। अभी स्वतंत्रता के लगभग 73 वर्ष हो गए हैं। इन 73 वर्षों में हमारे देश में जो पहले 10-20 वर्षों में जितना हुआ उतना ही हुआ, उसके बाद के जो परिवर्तन होने चाहिए थे दुर्दैव से वह नहीं हुए। इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा आज भी नहीं है। आज भी अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, आज भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये जो अड़चने हैं हमारे समाज की, वह सामान्य बात भी हमारे देश में नहीं है। 20 करोड़ लोग हमारे देश में आज रास्ते पर सोने को मजबूर है। 20 करोड़ लोगों को हमारे देश में खाना नहीं मिलता एक समय का। तो ये जो दुर्दैव है, इसके लिए वो कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे। गर्म कुत्ता हॉट डॉग है ना,
आपको पता है, हॉट डॉग कहते हैं, गर्म कुत्ता। तो कुत्ता खा रहे हैं और सफ़ेद घोड़ा नाम की सिगार उस ज़माने में बहुत फेमस थी, सफ़ेद घोड़ा पी रहे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं, उनको स्वतंत्रता मिलाने वाले वो तो चले गए, अब ये मज़ा करना चाहते हैं, ये अपने देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे हैं और सफ़ेद घोड़ा वो पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। सबसे ज्यादा गुमराह इस देश में अगर किसी को बनाया गया तो वह अन्नदाता को बनाया गया, वह किसान को बनाया गया। और वो सारी चीजें वो कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी भूख पर पूरा भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। उन्हें ऐसी भाषा बना दी, उन्होंने ऐसे संविधान में संवैधानिक इस तरह से पद बना ले और उन पदों पे जाके वो इस तरह से बैठ गए कि उन्होंने क्या किया कि संविधान में जो हक और अधिकार हमें दिए हुए हैं उनको हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमको बताया नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे शिक्षा के लिए क्या किया है, हमें खाने के लिए क्या किया है, हमारे आवास के लिए क्या किया है, राइट टू एजुकेशन क्या होता है नहीं पता हम लोगों को, है ना। हमारा अन्न जो है वो भी हमारा अधिकार है कि हमें अन्न मिलना चाहिए, रोजगार हमारा अधिकार है, रोजगार हमें मिलना चाहिए, ये हक है हमारे, ये अधिकार है, हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें संविधान में क्या है ये बताया ही नहीं। इन लोगों ने हमारा गलत फायदा उठाया और किसानों को बहुत लूटा। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। उनको पता है इन सबसे ज्यादा कोई हमारे देश में पीड़ित है। देखो ये कविता बहुत पुरानी है, तब भी किसान पीड़ित था और आज 2021 में भी किसान पीड़ित है। इससे बड़ा दुर्दैव हमारे देश में कुछ नहीं है। हमारे देश में आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। इन राजनेताओं के मुख से निकला हुआ हर वाक्य तुम्हें दलदल की ओर ले जाएगा। हमें 2014 के इलेक्शन में बताया गया था अच्छे दिन आएंगे, टैक्स मुक्त हो जाएगा भारत, पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा, इतना पैसा ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। सुने थे ना हमने, क्या हुआ? उल्टे जितने रोजगार थे उसमें आधे से ज़्यादा तो रोजगार खत्म कर दिए गए। नोटबंदी ने कई लोगों को बेघर बेरोजगार कर दिया। जीएसटी ने छोटे मोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अस्पताल नहीं है अच्छे, कितने लोगों को बेड बिस्तर नहीं मिल रहे अस्पताल में, बाहर तड़प तड़प के, रोड पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। 135 करोड़ लोगों का देश है, इन राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते मरो, मर रहे तो मर रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। उन्हें जब कोरोना होता है तो वो बड़े बड़े अस्पतालों में उनके लिए स्पेशल बेड खाली है, उन्हें बचा लिया जाता है और आम जनता तड़प तड़प कर रास्ते पर मर रही है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। ये झूठे हैं, सब नाकारे हैं, बेकार लोग हैं। ये लोग जो बोलते हैं वो तुम्हें उल्टा दलदल की ओर ले जाते हैं। अच्छे दिन नहीं, इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे गए। 1947 के बाद इतने बुरे दिन हमारे देश में चल रहे हैं और यह दलदल की ओर हमें धकेल रहा है। 1947 के बाद जितने हमारे सेना के लोग, सैनिक हमारे प्यारे, जो हमारे लिए वहाँ पर सीमा पर खड़े होकर अपना खून बहा रहे, अपने माँ बाप बच्चे पत्नी को छोड़कर वहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों की भी सबसे ज़्यादा बलि जो है, उन लोगों की भी हत्याएं जो है इस युगों में की गई है। देश के स्वतंत्रता के लिए जितने लोगों ने जान नहीं दी, उससे ज़्यादा लोगों की जान इन दिनों में चली गई है। कोरोना इतने लोगों को निगल रहा है। कोरोना हमारे देश की बीमारी नहीं है, विदेश से हमारे देश में ये बीमारी आई। तो ये आई ही कैसे?
क्यों आने दिया उन लोगों को हमारे देश में? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो कौन मांगेगा? क्योंकि मीडिया तो हमारी सोई हुई है, पत्रकारों का कोई ठिकाना नहीं है, और तुम और हम क्या कर सकते हैं? बस लेक्चर देते हैं, आप लोग बस सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम अपने विचारों को बढ़ाते क्यों नहीं? हमारे विचारों को प्रसारित क्यों नहीं करते? क्योंकि वही जो है ज्ञान के कारण ही आदमी जो है स्वतंत्र होता है। प्रौढ़ शिक्षा में धूमिल जी यही कहते हैं, लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं ना, 600 रुपए दे दो भाई इनके अकाउंट में, सब चुपचाप बैठे रहते, 600 रुपए मिल रहे हैं भाई, चलो छोड़ो। वृद्धों को दे दो 300-400-500 रुपए, बेचारे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जाके देखो आप बैंकों में, हजारों की कतार में बेचारे बूढ़े लोग खड़े हैं 100 200 रुपए निकालने के लिए। बहुत बुरी अवस्था है। और इस महामारी में जो है वो कोरोना बढ़ रहा है उनके कारण, और वो बेचारे वृद्ध लोग, वो अगर एक महामारी में चपेट में चले जाए तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो कहता है लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि हम लोग सोचते ही नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है? हमारे देश में अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? हमारे देश में अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है? हमारे देश में हम लोग 100 रुपये में अपना वोट क्यों भेज देते हैं? और क्यों गधों को हम चुनकर भेज देते हैं? और वो गधे अगर चुनकर चले जाएंगे तो हमारा कितना सत्यानाश करेंगे, इसके विषय में क्या कभी हमने सोचा है? हमारे देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, रोज रास्ते पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्या कभी हमने सोचा है ऐसा क्यों? स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी हमारे देश में लोगों को रोजी रोटी नहीं है, बेरोजगारी रोज बढ़ रही है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम नहीं पूछते, इसलिए वो कहते हैं कि यह जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है, हम कभी नहीं सोचते। हमें बस कुछ मिल गया, हम खुश। मैंने तो सुना है कि आईटी सेल वाले 40-40 पैसे में बच्चे खुश हैं, 40 पैसे में सरकार का गुणगान चल रहा है। मीडिया तो सब बिकी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जज रास्ते पर आकर कहते कि भाई अभी हमें ही न्याय दो। आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी में चुनाव आयोग जो है वो बड़े बड़े चुनाव करा रहा है, लाखों लाखों लोग उसमें आ रहे हैं। देखिए बंगाल में कितने लोग बाधित हो गए, तमिलनाडु में कितने हो गए, आसाम में कितने हो गए। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो भेड़ बकरियां हैं, जब चाहो उन्हें इकट्ठा कर लो, जब चाहे उन्हें कोरोना की आग में धकेल दो, है ना। ये तो पागल है सब, और हम मदारी की तरह बस बंदरों को नचाते रहते हैं। ये लोग बंदरों की तरह इंसान की औकात हो गई है हमारे देश में, हमें नचाया जाता है और हम कभी नहीं सोचते कि हम क्यों नाच रहे हैं, किसके इशारे पे नाच रहे हैं। आगे वो कहते हैं, इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। वो कहते हैं कि वो भूख है, क्योंकि भूख ऐसी चीज है उसके आगे कुछ नहीं है। लोगों को पता है कि महामारी चल रही है, लेकिन 300 रुपए मिल रहे हैं भाई, बस चुनाव में जाके बस खड़ा होना है, भाषण में भाषण सुनने हैं लोगों के, वो सुनो ना सुनो बस भीड़ करनी है। इस महामारी में पैसा भी नहीं है लोगों के पास। लोग क्या कहें, चलो ऐसे भी मरे हुए हैं, 300 रुपये मिले, 300 रुपये के लिए लोग चुनाव के उन बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। सबको मालूम है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन भूख बहुत बुरी चीज है। भूख ही है जो आदमी से सब कुछ करवाती है। खून कर देते हैं लोग, हत्या कर देते हैं, बैंक लूटते हैं,
अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सब भूख के लिए, पेट के लिए। क्योंकि आपने कितना भी कमा लिया यहीं छोड़ कर जाना है, आगे साथ में क्या ले जाएंगे? सिकंदर जब मरा तो वो कुछ नहीं ले गया, तो तुम और हम फटीचर लोग हम क्या ले जाएंगे? तो वो जो सारी बात है वो कहता है कि इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है, मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। जब सुबह हुई है तो खुश है सब लोग, और लेकिन जब शाम ढलती है तो मेड़ पर खड़ा हुआ किसान, उसकी बड़ी सी छाया पड़ती है, उसके बाद कुछ नहीं। दिखने में बस दिन उगा है, लेकिन रात होने में कोई समय नहीं है। दिखने में लगता है कि अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कभी नहीं आते। दिखने में लगता है कि अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों के माल को भाव मिलेगा, वो कभी नहीं मिलता। लगता है अब मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे, मजदूरों के कभी अच्छे दिन नहीं आए। ना किसानों के आए, ना मजदूरों के आए, ना कामगारों के आए, ना प्रोफेसर लोगों के आए, ना डॉक्टरों के आए, ना किसी के भी नहीं आए। अच्छे दिन ही सिर्फ आने हैं तो बस और बस राजनेताओं के आए, फिर किसी के अच्छे दिन नहीं आए। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारनी पड़ी है, यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है, और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाली खतरों की गंध मिलती है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर एक हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तनो, अकड़ो, अमर बेली की तरह जियो जकड़ो। बिल्कुल सही सही बात कर रहा है कि अरे यार कब तक पेट के लिए सिर्फ जियोगे? सिर्फ पेट ही सब कुछ नहीं होता। विचार भी कोई चीज़ है कि नहीं? समाज भी कुछ चीज़ है कि नहीं? मानवता भी कुछ है कि चीज़ है कि नहीं? इन सारों चीज़ों के लिए जो है धूमिल कहते हैं कि अरे कुछ तो करो। आगे कहते हैं जिल्ली गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो। जैसे गीली मिट्टी को थापी से वो जो ठोकता है, या उस पर पैर चलाओ, कुछ भी करो, गीली मिट्टी कभी विरोध नहीं करती। इस तरह से सिर्फ हाँ हाँ मत करो। तो क्या करो? तनो, अकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। अमर बेल देखा होगा आपने, जो पेड़ पर होती है बेल, बस वैसे ऐसे चली जाती है, वो जड़ में नहीं, ऊपर ऊपर होती है, वो सतही होती है। धूमिल धूमिल कहते हैं कि ऐसी अमर बेली की तरह मत जियो, जरा आकड़ो, सनो, और जड़ को पकड़ो। ये जो पेड़ है जिस पर आप बढ़ रहे हो, उसके जड़ को पकड़ो, क्योंकि जड़ को जब पकड़ेंगे तभी चलकर आपको कुछ फायदा होगा। बदलो अपने आप को, बदलो। क्या कहते हो? अपने आप को बदलो। यह दुनिया बदल रही है, और यह रात है, सिर्फ रात। वो कहते हैं कि अपने आप को बदल दो, आपको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज में, अब इस दुनिया में केवल रात चल रही है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब चल रहा है। इसी अंधेरी रात है, और गहरी रात है, बहुत लंबी रात है। और ये रात में अगर आप जग नहीं गए, इस रात में आप अगर बदल नहीं गए, तो फिर आपका जीना दुभर हो जाएगा। यह रात है, इसका स्वागत करो। यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है ना? वह रात हुई है, और रात में अभी क्या हुआ है? कंदील लगाया हुआ है, लालटेन लगाई हुई है, उसकी तेज कर दी गई है दिया, और उसको किले पर टांग दिया गया है, और उस ब्लैक बोर्ड पर, उस फलक पर लिखा गया है अ। जैसे ही तुम अ बोलते हो, तुम्हारे पूर्ण जो भविष्य है, भविष्य काल का जो दुख है, अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, पंडित होंगे, साहूकार होंगे, उनके खिलाफ आपने पहला बार आ किया है, और उस आ की ध्वनि से ये पूरा संसार हिल जाएगा। भले ये अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में ये जो शिक्षा तुम ग्रहण कर रहे हो, यही शिक्षा एक नया सूरज लाएगी। विद्यार्थी मित्रों, आप भी भले अभी FY BA में आ गए हो, अभी भी आपको बहुत सीखना बाकी है। अभी भी अपने मन को, विचारों को बनाना बहुत बाकी है ना? बेचारे अनपढ़ गंवार लोग, उनकी क्या अवस्था होगी? आप इतने बड़े हो गए हो, 12वीं आपने पास कर ली है, इसके बावजूद भी आपको अभी भी समाज का वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए धूमिल कहते हैं कि जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा सभी को मिलेगी, यह जग जागरूक हो जाएगा,
और जब ये देश जागरूक हो जाएगा तभी इस देश में अच्छे दिन आएंगे। उसके बिना इस देश में अच्छे दिन नहीं आएंगे। कोई भी राजनेता इस देश में अच्छे दिन नहीं ला सकता। हम लोग, भारत की जनता, भारत की प्रजा ही इस देश को बदल सकती है। और वो बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है ज्ञान। और इसीलिए इस देश के सभी लोगों को ज्ञानवर्धक कर दो, सभी लोगों को ज्ञानी कर दो, सभी लोगों को साक्षर कर दो। सभी लोगों को पढ़ना लिखना जब आने लग जाएगा तो ये देश अपना नेता खुद चुन लेगा। और जब वो अच्छा नेता चुनेगा तभी इस देश का कायापालट होगा, तभी ये देश सुखी संपन्न होगा। ठीक है, मुझे लगता है आप ठीक तरह से इस कविता को समझ गए। ठीक है, अगर कोई अड़चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने ग्रुप पर लिख सकते हैं। जब आपको नोट्स मिलेगी, नोट्स के साथ साथ आपको कविता को सुनना है। जब उस वीडियो को सामने देखेंगे और फिर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कविता समझने में आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।